चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। आई होप आपको ये जो ड्राइंग है विजिबल हो रहा होगा, है ना। पूरा क्लियरिटी के साथ आप डायमेंशन देख पा रहे होंगे, है ना। इसमें से एक जो डायमेंशन है वो मिसिंग है। आप जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दें कि वो कौन सा डायमेंशन है जो कि मिसिंग है, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपको कितना ड्राइंग क्रिएट करना आता है ना। इस वीडियो पर हम इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और प्रोग्राम के हर एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग हम टूल का पाथ देखने वाले हैं, है ना, कि टूल का जो सिमुलेशन है, टूल का जो पाथ है वो मशीन के अंदर कैसा हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो पर इस वीडियो में जो प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं, ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा कैनेट साइकिल। जैसे कि आप सीमेंस की बात करें तो कैनेट साइकिल निकालते हैं ना, तो उसमें केवल फिनिश पाथ का ही एक कोऑर्डिनेट इनपुट करना होता है, राइट। उसके बाद फिर हेडर और फुटर तो वही होता है। जैसे कि हम फानुक की बात करें, G71 रफिंग टर्निंग साइकिल एंड G72 रफिंग फेसिंग साइकिल एंड G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, इन कोड पर भी हम ओनली और ओनली फिनिश पाथ का ही कोऑर्डिनेट इनपुट करते हैं। जैसे ही हम फिनिश पाथ का कोऑर्डिनेट इनपुट करते हैं और पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लाकर छोड़ते हैं टूल को, वैसे ही वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेते हैं वहाँ से कि कितना डेप्थ ऑफ कट में उसे चलना है ना। मेरे वीडियो पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको M और G कोड एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं। हाँ, कुछ ऐसे कोड हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ ही हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम पे जो कोड लग रहे हैं वो कोड को बिल्कुल मैं आपको इजीली तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या फिर प्रोग्रामर की पोस्ट में हैं, है ना, तो मैं आपको बता दूँ कि जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके से आपको लिखना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपसे कोई गलती ना हो, है ना। हर एक ब्लॉक सीक्वेंस में आ रहा है, उसका भी एक रीजन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम सेफ्टी पैरामीटर की कमांड इनपुट करते हैं। सेफ्टी पैरामीटर के कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा G90 इसलिए इनपुट कर रहा हूँ ताकि हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे मशीन पर इससे पहले G91 चला हो तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा G90 से, है ना। उसके बाद फिर हम बात करेंगे G40 जो है ये टूल रेडियस कंपोजिशन कैंसिल के लिए यूज़ करते हैं। हो सकता है हमारी मशीन पर इससे पहले वाले जो प्रोग्राम है उस पर G41 या 42 एक्टिव रह गया हो, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम G40 लगा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है अपना G18 जैसे कि आपको पता होता है कि XY प्लेन भी होता है, XZ प्लेन भी होता है और YZ प्लेन भी होता है। जैसे कि XY प्लेन पर हम काम करेंगे तो G17 लगाएंगे, जैसे कि हम VMC मशीन पर लगाते हैं। यदि अगर हम XZ प्लेन पर काम कर रहे हैं तो हम G18 लगाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि एक CNC टर्निंग मशीन पर X और Z एक्सिस होता है, तो उस प्लेन के सिलेक्शन के लिए हम G18 लगाते हैं। यदि अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है ना। उसके बाद आता है G64, जैसे कि टूल का जो मूवमेंट होना है वो कंटिन्यूस मूवमेंट होना है। यदि अगर कंटिन्यूस मूवमेंट होना है टूल का तो हम G64 लगा सकते हैं, ठीक है। यदि अगर पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट होता है तो वहाँ पर हम G64 नहीं लगाते। पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट कहाँ होता है, जैसे कि हमें कोई ड्रिलिंग करना होता है, रिमिंग करना होता है, टेपिंग करना होता है, तो वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट होता है टूल का, है ना। उसके बाद आता है G95, जैसे कि आपको पता होगा कि फीट का जो मूवमेंट होना है वो मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन होना है। एक टर्निंग मशीन पर फीट का जो मूवमेंट होता है वो मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन होता है, इसलिए हम G95 यूज़ करते हैं। यदि अगर हम VMC की बात करें तो फीट का जो मूवमेंट होता है वो मिलीमीटर पर मिनट होता है, इसलिए हम वहाँ पर G94 यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है यूनिट जैसे कि हम सीमेंस मशीन के लिए लगाते हैं। हमारा जो सीमेंस मशीन है उस मशीन पर जो यूनिट है वो यूनिट मिलीमीटर में चलने के लिए हम G71 लगाते हैं और इंचेस में चलने के लिए G70 लगाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी जो मशीन है, मशीन पर इससे पहले G70 एक्टिव है, तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमने यहाँ पे G71 लगा दिए हैं ताकि हम मिलीमीटर में चल रहे हैं। यदि अगर G71 नहीं लगाएंगे, फॉर एग्जांपल के लिए वो मशीन पर हमारी इंचेस एक्टिव है, तो जो मिलीमीटर है वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंचेस में कन्वर्ट हो गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है वहाँ पर, है ना। ठीक है, टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड के लिए हमने इतना कोड इनपुट कर चुके हैं, है ना। अब उसके बाद आता है टूल मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि अगर हम एक प्रोग्रामर के पोस्ट में हैं तो इसको ना भूलें, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। तो ये जो है ये हमारी मशीन के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लॉक को एंड करूँगा, ब्लॉक को एंड कर दिया। उसके बाद फिर जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर नेम जैसे कि मैं अपना नाम इनपुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, मिस्टर महेश यादव, ओके। उसके बाद आता है पार्ट का नंबर, पार्ट का नंबर क्या है हमारे, जैसे कि आप अपने ड्राइंग पर देखना तो उसमें पार्ट का नंबर होता है। फॉर एग्जांपल के हम ले लेते हैं 8670, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आता है यहाँ पे पार्ट का नाम क्या है। पार्ट का नाम भी आपकी ड्राइंग में दिया होता है, आप टाइटल ब्लॉक में देखना तो वहाँ पे पार्ट का नाम दिया होता है, पार्ट नेम,
पार्ट नेम जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गाइड सॉफ्ट। उसके बाद आता है कि आप जो मशीनिंग करने वाले हैं, है ना, सो वहाँ पे फिक्चर का यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप फिक्चर इनपुट कर सकते हैं ना, यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, यदि अगर नहीं हो रहा है तो नो। उसके बाद फिर देखें प्रोग्रामर नेम, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, फिक्चर, ये हो चुके, ये हमारे लिए ना कि मशीन के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि प्रोग्रामर कौन है, पार्ट नंबर क्या है, किस पार्ट के लिए प्रोग्राम बना है ना। उसके बाद फिर पार्ट का नाम, फिक्चर के रिक्वायर्ड है नहीं है, ये सब चीज़ें हो चुका है। ये हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए ना कि मशीन के लिए, इसलिए मैंने ब्लॉक को पहले ही एंड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम टूल को कॉल करेंगे। टूल को कॉल करने के लिए सबसे पहले टूल को हम होम पोजीशन करेंगे। होम पोजीशन करने के लिए जैसे कि सीमेंस में कोड लगता है, हम फानो की भी बात करेंगे, है ना। फानो और मित्सुबिशी में तो मतलब सेम टू ही प्रोग्राम बनते हैं ना। तो सबसे पहले हम सीमेंस के लिए बात करते हैं। सीमेंस में G75 से हम टरेट को होम पोजीशन करते हैं। G75 से सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को होम पोजीशन करेंगे, X0.0। उसके बाद फिर हम जेड एक्सिस को होम पोजीशन करेंगे, Z0.0। अब सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस को ही होम पोजीशन क्यों किया, इसमें से बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस को इसलिए होम पोजीशन किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले जेड एक्सिस को होम पोजीशन कर देता और हमारा जो टूल है वो स्पिंडल के पास में है, तो वो क्या होता, टेल स्टॉक से सीधे कोलिजन हो जाता, टकरा जाता, एक्सीडेंट हो जाता। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले G75 से एक्स एक्सिस को होम पोजीशन किया, उसके बाद फिर जेड एक्सिस को होम पोजीशन किया, तो बिल्कुल सेफली जो टरेट है वो होम पोजीशन में जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे टूल कॉल करेंगे, जैसे कि सीमेंस कंट्रोल पर टूल कॉल करने के लिए T01 मीन्स टूल नंबर। एक D01 मतलब डायरेक्टरी होती है टूल नंबर का, है ना। उसके बाद फिर कुछ मशीनों पर M06 लगता है, कुछ मशीनों पर M06 नहीं लगता है ना। तो हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी मशीन पर यदि अगर M06 लग रहा है तो मैं M06 इनपुट कर दिया, ठीक है। टूल नंबर भी कॉल हो चुका है। अब हम स्पिंडल के लिए आरपीएम इनपुट कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कटिंग पैरामीटर यूज़ करने वाला हूँ। कटिंग पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रॉ मटेरियल की मशीनिंग के लिए, है ना। जैसे कि हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें कटिंग पैरामीटर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कटिंग पैरामीटर मीन्स आरपीएम, फीड रेट, कटिंग स्पीड, ये सारे आते हैं ना। तो कटिंग पैरामीटर जैसे कि मैं यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास जो मटेरियल है वो माइल्ड स्टील है और जो इंसर्ट है वो कार्बाइड का है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि माइल्ड स्टील की मशीनिंग के लिए यदि अगर हम कार्बाइड का इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं तो 180 से 220 कटिंग स्पीड रख सकते हैं, ठीक है। 180 से 220 वो CNC मशीन के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, यदि अगर आपको नहीं पता कटिंग स्पीड, आरपीएम, फीड रेट, तो उसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, है ना। सो आप अभी यदि अगर कटिंग पैरामीटर पर ध्यान नहीं देते कोई बात नहीं, अभी आप कोऑर्डिनेट पर ध्यान दें कि हम क्या कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जैसे कि हमारी मशीन की जो रेंज होती है 4000 भी होती है, अलग अलग मशीनों पर अलग अलग रेंज होती है ना। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारी मशीन पर जो रेंज है स्पिंडल स्पीड का वो 4000 आरपीएम सूटेबल है, ठीक है। तो हम 4000 आरपीएम में ना चला के हम उसे कम आरपीएम में चलाएंगे, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिमिट डाल देंगे स्पिंडल के लिए। जैसे कि लिमिट डालने के लिए जो कोड लगता है इस सीमेंस में, लिम्स इक्वल टू, मैं मैक्सिमम 2000 आरपीएम तक ही जाने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 2000 इनपुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम G96 जो कोड है, इस कोड पर हम कटिंग स्पीड के वैल्यू इनपुट करते हैं, है ना। कटिंग स्पीड जैसे कि मैं आपको बताया था कि माइल्ड स्टील की मशीनिंग करने वाले हैं और हमारे पास जो इंसर्ट है वो कार्बाइड का है, तो 180 से 220 हम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 220 कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो स्पिंडल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है। तो स्पिंडल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, तो मैं यहाँ पे M03 इनपुट कर दिया, ठीक है। हमने टूल कॉल कर लिया, हमारे स्पिंडल भी घूमने लगा, ठीक है। अब यहाँ से टूल का पाथ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं G00 में सबसे पहले जेड एक्सिस पर लेकर आऊँगा टूल को, वर्क पीस के सेव पोजीशन पर Z0.0। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लें कि हमारी जो वर्क पीस है, वर्क पीस पर 1 mm का एक मटेरियल छूटा हुआ है, ठीक है। तो 1 mm का जो मटेरियल छूटा हुआ है तो हम यहाँ पे फेसिंग भी करने वाले हैं, ठीक है। तो फेसिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप देखें कि मैंने एक टूल सेलेक्ट किया, ये मैंने टूल सेलेक्ट किया। सबसे पहले G00 Z0.0 देखें, ये होम पोजीशन में सबसे पहले जेड एक्सिस में आएगा Z0.0। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जेड एक्सिस में ना लेके एक्स एक्सिस में ले लेता X0.0, तो ये
टेल स्टॉक से कोलिजन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, G00 जो कोड होता है वो रैपिड मूवमेंट को लिए होता है। रैपिड मूवमेंट से आप ये समझे कि टूल का जो मूवमेंट होगा वो वेरी फास्ट मूवमेंट होगा। तो G00 से मैं Z0.0 ये लेकर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर G00X, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ड्राइंग में कि सबसे बड़ा जो डायमीटर है वो यहाँ पर हमें 65 दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा जो डायमीटर है यहाँ पर हमें 65 दिखाई दे रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 mm स्पेस पर रखेंगे टूल को। कितने mm? 2 mm हम स्पेस में रखेंगे टूल को, है ना। तो 2 mm स्पेस में रखेंगे तो 65 में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67। यहाँ पर मैंने इनपुट कर दिया X 67.0, ठीक है। अब जो हमारा जो टूल है वो डायमीटर पर आ चुका है, 67 के डायमीटर पर आ चुका है। जेड एक्सेस में ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो ये 67 के डायमीटर पर ये आ चुका टूल, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे G01 के हेल्प से फेसिंग ऑपरेशन करने वाले हैं, जैसे कि 1 mm मटेरियल हटने वाला है ना। अब यहाँ से हम G01 के हेल्प से फेसिंग कर देंगे। G01 X - 0.8 Z0.0 फीट 0.2। अब फीट की वैल्यू मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। अब इससे नीचे जितने भी ब्लॉक आएंगे G01, G02, G03, उन सभी ब्लॉक पर फीट की वैल्यू जो 0.2 मैंने इनपुट करके रखा है, यही फीट की वैल्यू एक्टिवेट रहेगा, ठीक है, जब तक कि मैं चेंज ना करूँ। तो हम फीट जो है फीट 0.2 ही रखने वाले हैं यहाँ पर, है ना। तो X - 0.8 तक ही मैं क्यों लेकर आया टूल को, जैसे कि G01 से इन फीड मोशन पर फीट 0.2 से ये आया X - 0.8 तक आ गया। माइनस में 800 माइक्रोन मैंने टूल को नीचे ले लिया है, वो इसलिए कि यहाँ पर कोई पिप न छूटे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे X 0.0 ले लेता तो यहाँ पर एक पिप छूट जाता है ना, तो वो पिप छूटना नहीं चाहिए फेसिंग ऑपरेशन पर। तो मैंने यहाँ पे 800 माइक्रोन नीचे ले लिया टूल को, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टूल को सेव पोजीशन में ले जाऊँगा, है ना। तो G00 से ले जाऊँगा मैं Z2.0, 2 mm स्पेस पर आया टूल Z एक्सेस पर। उसके बाद फिर G00X, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3 mm का चैम्फर है, 2 mm स्पेस में लिया, ठीक है टूल को। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये 3 mm का चैम्फर दिया हुआ है। कितने mm का है, 3 mm का चैम्फर दिया हुआ है। तो 3 mm का चैम्फर तो एक साइड से दिया हुआ है, हमारे जो ड्राइंग है, ड्राइंग पर देखें तो 3 mm का जो चैम्फर है वो कोई एक साइड से दिया हुआ है। तो दोनों साइड से देख रहे हम 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 3 + 3 6 हो जाएंगे। तो डायमीटर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दिया हुआ है 32 का डायमीटर। 32 में से यदि अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 26, ठीक है। यदि अगर 3 mm का चैम्फर एक साइड से दिया हुआ है तो दोनों साइड का कितना होगा, 3 और 3 6। तो 32 में से 6 जैसे ही माइनस होगा तो 26 आ जाएगा। तो हम क्या टूल को 26 के डायमीटर पर लेकर आ जाएंगे सबसे पहले, अगर हमें चैम्फर डालना है तो X 26.0, ठीक है। 26 के डायमीटर पर टूल आ चुका है। 26 के डायमीटर पर टूल, ये सबसे पहले हमने 2 mm स्पेस में ये लिया G00 में, उसके बाद G00 में ये रैपिड में आया टूल 26 के डायमीटर पर, ठीक है। अब टूल यहाँ पर पहुँच चुका है ना। G01 की हेल्प से हम Z0.0 ऑलरेडी 26 के डायमीटर पर है, अब हमें Z पर लेकर आना है 0 पॉइंट में। Z0.0 आ चुका टूल, ठीक है। अब G01, अब यहाँ पर चैम्फर होने वाला है। क्या होने वाला है, चैम्फर। आपको प्रोग्राम पर ये चैम्फर लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए ये वाले ब्लॉक पर चैम्फर की कोऑर्डिनेट इनपुट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे चैम्फर की वैल्यू इनपुट किया। मैंने यहाँ पे G01 Z0.0 पर लेके आ रहा है ना। फिर मैं यहाँ पर G01 Z0.0 से टूल को लेकर आऊँगा G01 से इन फीड मोशन पर फीड 0.2 के हेल्प से टूल ये Z0.0 तक आया, ठीक है। 26 के डायमीटर में ही है अभी हमारा टूल। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे G01, जैसे कि आपको दिख रहा होगा X32 के डायमीटर 32.0 और Z - 3.0। अब एक ही कोड पर हमने दोनों एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट इनपुट कर दिया है। यदि अगर दोनों एक्सिस के लिए हम कोऑर्डिनेट इनपुट करते हैं तो वो जो होता है वो एक रेडियस होता है और एक टेपर होता है ना। ये दोनों के सिवा कुछ और तो हो नहीं सकते। तो एक टेपर मूवमेंट में होगा या फिर एक रेडियस में होगा। और टेपर की बात करें तो चैम्फर भी एक टेपर ही है ना। तो X 32.0 Z - 3.0 मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट इनपुट कर दिया। अब टूल जो है हमारे ये आ चुका टूल इन फीड मोशन पर टूल ये आ चुका। अब 3 mm चैम्फर हमारे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर हम
G01 की हेल्प से Z माइनस 32 mm तक के जाना है। उसके बाद फिर हम रेडियस की वैल्यू इनपुट करेंगे। तो एक प्लेन टर्निंग होना है जो कि माइनस में 32 mm तक के जाना है। तो G01 Z माइनस 32.0, ठीक है, ओके। अब टूल जो है ये 32 mm तक के माइनस पर आ चुका है। ये टूल माइनस में 32 mm तक के ये आ चुका है। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर रेडियस दे दिया है। ये टूल में आप देखें कि 10 mm का ये रेडियस दिया हुआ है। कितने mm का रेडियस दिया हुआ है? 10 mm का रेडियस दिया हुआ है ना। तो 10 mm का जो रेडियस दिया हुआ है वो कोई एक साइड से है, तो दोनों साइड से हम प्लस करेंगे तो 20 mm हो जाना है, राइट, 20 mm हो जाना है। तो 32 के डायमीटर में हम ऑलरेडी पहले से थे। अब 32 में हम 20 mm प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 52 mm हो जाएगा, राइट। तो G01 की हेल्प से हम Z माइनस 32 mm तक के हम आ चुके हैं। Z माइनस ये 32 mm तक के हम ऑलरेडी आ चुके हैं। अब दे दिया यहाँ पर 20 mm का, 10 mm का जो रेडियस है दोनों साइड से 20 mm हो जाएगा, राइट। ये देखिए डायमीटर की बात करें तो यहाँ पर क्या लगने वाला है? G02 लगने वाला है, क्योंकि टूल का जो मूवमेंट होने वाला है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होने वाला है। क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब टूल हमारे कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। अब रेडियस यहाँ पे आ गया तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा टूल का। तो इसे बोलते हैं हम सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज मतलब G02 कोड लगने वाला है ना। तो G02 जैसा कि 10 mm एक साइड से रेडियस दिया हुआ है तो दोनों साइड से 10 और 10 20 हो जाएगा। तो 32 के डायमीटर में ऑलरेडी है, तो 32 में 20 mm प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52.0, है ना। Z माइनस ऑलरेडी हम 32 mm तक के आ चुके हैं, 32 में 10 mm प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 mm, 42.0। जैसे कि सीमेंस पर यदि अगर हमें रेडियस की वैल्यू इनपुट करना है तो उसके लिए जो कोड लगता है वो CR लगता है। CR में सेंटर रेडियस इक्वल टू 10 mm, ओके। अब जो हमारा जो रेडियस है वो कम्प्लीटली कट चुका है, ठीक है। जो टूल का मूवमेंट है, टूल का जो पोजीशन है वो ये आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 42 mm तक के ये दिया हुआ है ना। अब उसके बाद आता है 52 mm तक के ये हमें प्लेन टर्निंग करना है। रेडियस हो चुका है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के हमें प्लेन टर्निंग करना है, राइट। तो प्लेन टर्निंग करना है यहाँ से यहाँ तक के, तो हम यहाँ पर इनपुट करने वाले हैं G01 की हेल्प से। G01 जो कोड होता है ये एक लीनियर इंटरपोलेशन के लिए होता है, मतलब टूल का एक सीधी रेखा में मूवमेंट, दैट इज लीनियर इंटरपोलेशन। अब वो जो सीधी रेखा है वो चैम्फर हो सकता है, टेपर टर्निंग हो सकता है, प्लेन टर्निंग हो सकता है, ठीक है। तो G01 Z माइनस, जैसे कि आपको ड्राइंग पर विजिबल हो रहा होगा, 52 mm Z माइनस 52 तक के हमें जाना है, तो 52.0। जैसे कि मैं आपको इससे पहले बताया था कि हम जो है प्रोग्राम पर फर्स्ट ब्लॉक पर x और z एक्सिस के लिए फीट की वैल्यू इनपुट कर दें। अब उसके नीचे जितने भी ब्लॉक आने वाले हैं G01, G02, G03, उन पर हमें फीट की वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे तो भी फीट 0.2 एक्टिव रहेगा जब तक कि हम चेंज ना करें, ठीक है। तो हमारे जो टूल है इसका जो पोजीशन है 52 mm पर ये आ चुका है, ठीक है। G01 से यहाँ तक आ चुका है हमारे टूल, है ना। अब आप देख पा रहे होंगे 5 mm का ये टेपर टर्निंग दिया हुआ है। कितने mm का? 5 mm का। तो 5 mm का यहाँ पे एक टेपर टर्निंग दिया हुआ है, तो एक साइड से 5 mm और दूसरे साइड से फिर 5 mm, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, राइट। तो हम ऑलरेडी 52 के डायमीटर पर हम आ चुके हैं। ऑलरेडी हम 52 के डायमीटर पर हम आ चुके हैं। G02 के साथ मैंने यहाँ पे x की वैल्यू इनपुट नहीं किया, ये x 52 के डायमीटर पर हम आ चुके हैं ना। अब G01 जैसे कि मैंने आपको बोला था कि या तो टेपर टर्निंग हो, प्लेन टर्निंग हो, चैम्फर हो, एक टूल का सीधी रेखा में मूवमेंट, दैट इज लीनियर इंटरपोलेशन। तो यहाँ पर हमें टेपर टर्निंग करना है। टेपर टर्निंग का जो लेंथ है वो 5 mm दिया हुआ है ना। तो G01 हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसलिए हम सीधे सीधे 0 पॉइंट से जितना भी लास्ट पॉइंट है उसको हम डिस्टेंस को प्लस कर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। तो G01 जैसे कि डायमीटर 5 mm का यहाँ पे चैम्पर दिया हुआ है, दोनों साइड से 5 और 5 10 हो जाएंगे, है ना। तो x 52 के डायमीटर पर ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना। तो 5 और 5 10 हो गए, तो x 62.0। अब जो टूल का पोजीशन है वो Z माइनस 52 mm में है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये 5 mm का एक टेपर टर्निंग दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी Z माइनस 52 mm तक के आ चुके हैं। तो यहाँ पर और डायमीटर 52 mm तक के हम आ चुके हैं। तो एक साइड से 5 mm का टेपर टर्निंग दिया हुआ है, तो दोनों साइड से 5 और 5 10 हो जाएंगे। तो 52 पर हम 10 mm
ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 62 mm, ठीक है। तो ये 62 हो चुका। अब बचा क्या, जेड का। तो जेड की वैल्यू भी इनपुट करना पड़ेगा। जेड माइनस, हम ऑलरेडी 52 mm तक के हम आ चुके हैं, 5 और प्लस कर देंगे तो 57 mm हो जाएगा, है ना। तो जेड माइनस 57.0, ठीक है, ये आ चुका। अब जो टूल का जो पोजीशन है, ये हमारे टूल का पोजीशन टेपर टेंडिंग पर ये पॉइंट पर आ चुका, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या बचा, जेड माइनस 75 mm तक के हमें आना है। तो हम यहाँ पर G01 की हेल्प से जेड माइनस 75 mm तक के हम आ जाएंगे। G01 जेड माइनस 75.0। अब जो टूल है ये लास्ट पॉइंट पर आ चुका। अब ये जो टूल है ये लास्ट पॉइंट पर 75 mm तक के आ चुका, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम G01 की हेल्प से टूल को स्पेस पर लेंगे। G01 की हेल्प से टूल को ये स्पेस पर लेंगे। उसके बाद फिर सबसे पहले हम एक्सेस को हम पोजीशन करेंगे, एक्स एक्सिस को। उसके बाद फिर जेड एक्सिस को हम पोजीशन कर देंगे, है ना। जेड एक्सिस में ये हो जाएगा। तो G01 के हेल्प से जेड माइनस 75 mm तक के हम ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद फिर टूल को से पोजीशन पर लेने के लिए हम G01 की हेल्प से लेंगे, ना कि रैपिड पर। G01 एक्स 62 के डायमीटर पर ऑलरेडी हम यहाँ पर 65.0। उसके बाद फिर G65 के डायमीटर पर हम टूल को ले चुके हैं, है ना। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करने वाले हैं। M09 से कूलेंट ऑफ करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने M08 से कूलेंट तो ऑन नहीं किया, मैं उसको भी अभी बता देता हूँ। M05 से स्पिंडल स्टॉप किया हमने। G75 X0.0 सबसे पहले एक्स एक्सिस कॉम्पोजिशन किया, फिर G75 Z0.0 उसके बाद जेड एक्सिस कॉम्पोजिशन किया। उसके बाद फिर M30 से प्रोग्राम एंड सेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो आपको पसंद आया हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।